अगर आप क्लास 10th आईसीएससी में हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि वर्ल्ड वॉर वन आखिर क्या था, कैसे सिर्फ एक बंदूक की गोली ने हिस्ट्री का सबसे बड़ा वॉर स्टार्ट कर दिया, सबसे बड़ी लड़ाई स्टार्ट कर दी, जिसका इम्पैक्ट बहुत सालों तक रहा, कैसे सब कुछ स्टार्ट हुआ, तो आज बहुत ही कम समय में, बहुत ही लिमिटेड टाइम में हम पढ़ने वाले हैं 10th आईसीएससी हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज वर्ल्ड वॉर वन। तो कैसे हुई थी कहानी स्टार्ट, क्यों आप आज हिटलर के बारे में पढ़ते हैं और हिटलर को बोला जाता है कि वन ऑफ द मोस्ट रूथलेस डिक्टेटर थे वो, क्यों हम वर्ल्ड वॉर वन की इतनी कहानियां जानते हैं और क्या हुआ था। आइए पढ़ते हैं इन सारी चीजों के बारे में। और इस चैप्टर में आपको सिर्फ दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट कैसे हुआ और एंड हुआ, तो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस उसका क्या रीजन था, क्या इम्पैक्ट हुआ। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम बच्चों, मैं आदेश तिवारी आ चुका हूं आपकी क्लास 10th आईसीएससी की हिस्ट्री को लेके, और हम ही पढ़ाते हैं आपको केमिस्ट्री। तो अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, पेन कॉपी लेके बैठ जाइए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए और अंत तक बने रहिएगा। हमारी बाकी प्लेलिस्ट को भी ध्यान से देखें, और इन नोट्स के लिए आपको सिर्फ हमारे टेलीग्राम पे जाना है और आईमेड फाउंडेशन सर्च करके फॉलो कर देना है। तो आइए शुरू करते हैं, आप हमें अपना सपोर्ट दें, हम आपको अपना कंटेंट देंगे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो बात करते हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कि मेन कॉज क्या था, क्यों आखिर स्टार्ट हुआ वर्ल्ड वॉर। तो सबसे पहला रीजन था बच्चों मिलिटेरिज्म। मिलिटेरिज्म क्या होता है, आज भी आपको पता है, इंडिया चाइना बॉर्डर्स में टेंशन है। इंडिया चाइना बॉर्डर्स में टेंशन क्यों है, जब चाइना अपने आर्मामेंट्स रेस को बढ़ा लेता है, बॉर्डर पे बहुत ढेर सारी गोली बारूद मिलिट्री रख लेता है, तो इंडिया भी टेंशन में आ जाता है और इंडिया भी यही करने लगता है। और उस वक्त भी सेम रीजन था, जो यूरोपियन पावर्स थे वो एंगेज थे पूरी तरीके से आर्म्स रेस में, लार्ज आर्मीज बनाने में और वेपन्स को स्टॉकपाइल करने में कि ज्यादा से ज्यादा रखा जाए। और इसके कारण कंट्री जैसे जर्मनी, ब्रिटेन, इन्होंने भी अपने नवल स्ट्रेंथ को बढ़ा दिया था, जिससे कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और टेंशन बढ़ गया था कि क्या लड़ाई होने वाली है। हुई नहीं थी अभी, पर टेंशन बढ़ जरूर गया था कि शायद लड़ाई हो जाए। और इसी टेंशन में ये लड़ाई आगे बढ़ती गई, एक एक चीज स्टॉक पाइल होती गई, और अंतिम में सिर्फ एक गोली ने कैसे लड़ाई स्टार्ट की वो हम पढ़ेंगे। अगला था फॉर्मेशन ऑफ अलायंस। उस वक्त अलायंस बन गए थे, दो मेन अलायंस थे, ट्रिपल अलायंस और ट्रिपल एंटेंटे। इन्होंने आपस में ग्रुप्स बना लिए थे, और ग्रुप्स बनने के कारण अगर कोई एक की भी लड़ाई होती तो बाकियों को भी लड़ाई में कूदना पड़ता। देखिए क्या क्या हुआ था। ट्रिपल अलायंस 1882 में बना था, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली का। और ट्रिपल एंटेंटे 1907 में बना था, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया का। इस अलायंस से एक ऐसा सिचुएशन बन गया था कि अगर जर्मनी ने भी लड़ाई की किसी से तो इन सबको साथ में आना पड़ेगा, जिसके कारण धीरे 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 सारे देश कूदते गए। अभी आपको पिछले हिस्ट्री के चैप्टर में जहां पे महात्मा गांधी के बारे में पढ़ा था हमने, वहां आपको बताया कैसे वर्ल्ड वॉर वन के बाद इन्होंने बात नहीं मानी थी, क्योंकि इंडियंस को बोला गया था कि आप हमारा साथ दें, हम लड़ाई में आपका साथ, हम आपको आजाद करेंगे, पर ऐसा हुआ नहीं था। तो उसी की कहानी भी हम पढ़ रहे हैं। सॉरी, अगला रीजन था बच्चों इंपेरियलिज्म। जो मेजर पावर्स थी उस वक्त की, उनको कॉलोनियल रूल, उनका कॉलोनियल रूल चल रहा था। जैसे इंडिया पे ब्रिटेन रूल कर रहा था, मोस्टली अफ्रीका और एशिया में ब्रिटेन रूल करता था। तो बाकी पावर्स जो थी, जैसे कि फ्रांस और ब्रिटेन के तो वास्ट एम्पायर थे, बट जबकि सॉरी जर्मनी और इटली जो थे उनके पास कुछ खास कॉलोनियल रूल नहीं था उनका। वो भी चाहते थे, क्यों जाते थे, क्योंकि उन्हें दिख रहा था कि ब्रिटेन और फ्रांस को क्या फायदा हो रहा है, तो वो भी चाहते थे कि हम भी कहीं रूल करें और हमें भी फायदा हो। ये कैसे हो सकता था, जहां पे इनका पहले से रूल था उसको हटाने के बाद ही ये किया जा सकता था, और इन्होंने उसी के लिए लड़ाई स्टार्ट की कि भाई साहब हमें भी रूल करने दो, पैसा हमें भी चाहिए। सिंपल सी बात है बेटा कि अगर कहीं पे कोई कंपनी काम कर रही है, किसी एरिया में काम कर रही है और उसको फायदा हो रहा है, बाकी लोगों को दिख रहा है, तो बाकी लोग भी उसी धंधे में, उसी एरिया में घुसने की कोशिश करेंगे। इसीलिए आप देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं होता है कि एक मार्केट में एक चीज की सिर्फ एक या दो दुकान है, कई सारी दुकानें होती है। ठीक है। चौथा रीजन था बच्चों नेशनलिज्म। अब देखिए, नेशनलिज्म एक ऐसी भावना है, देश के प्रति ऐसी भावना थी कि लोगों को लगा कि हमें अपने देश को आगे बढ़ाना है। यही ये बात कह रहा है, इंटेंस नेशनल प्राइड एंड डिजायर फॉर इंडिपेंडेंस फ्यूल्ड टेंशन, सॉरी एक सेकेंड, फ्यूल्ड टेंशन स्पेशली इन रीजन्स लाइक बल्कान। बल्कान वॉर के बारे में भी आप पढ़ेंगे। कुछ स्लेविक नेशन थे जो स्लेव थे, जैसे कि सर्बिया, इनका इनका डिजायर था कि स्लेविक पीपल को रशिया के अंडर
यूनाइट कर ले, जिसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी में फ्रिक्शन होने लगा स्लेविक ग्रुप्स में। मतलब जो उनके स्लेव्स थे ऑस्ट्रिया हंगरी के, वो सोच रहे थे कि हम रशिया के अंदर चले जाएं, हम रशिया के साथ काम करेंगे, ठीक है। तो इसके कारण फ्रिक्शन होने लगा, क्योंकि रशिया इनको सपोर्ट कर रहा था और ऑस्ट्रिया हंगरी कह रहा था भाई ये तो हमारे लोग हैं, तुम क्यों सपोर्ट कर रहे हो। तो लड़ाई चल रही थी और फिर स्टार्ट हुआ 1912-1913 का बल्कान वॉर्स, जिसको आप कह सकते हैं प्रिकर्सर ऑफ वर्ल्ड वॉर वन भी था। बल्कान वॉर्स को पाउडर केग ऑफ यूरोप कहा जाता था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत, पाउडर केग ऑफ यूरोप आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। क्यों था? क्योंकि यहाँ बहुत ढेर सारी एथनिक टेंशन थी, अलग अलग एथनिसिटी के लोग थे। एथनिसिटी का मतलब अलग अलग रिलीजन लैंग्वेज के लोग थे, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी यहाँ पे बहुत ढेर सारा था कि तो हमारी टेरिटरी कितनी है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी और सर्बिया जो थे वो कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट में थे, हमेशा लड़ाई होती थी कि इस रीजन में बल्कान रीजन में कौन रूल करेगा। कब? जब बॉस्निया का एनेक्सेशन हो गया ऑस्ट्रिया हंगरी के द्वारा 1908 में, उसके बाद ऑस्ट्रिया हंगरी को लगा कि भाई हमने बॉस्निया ले लिया, ये हमारा है। बट सर्बिया कह रहा था कि नहीं भाई, पहले से हम यहाँ रूल कर रहे हैं, ये हमारे एरिया में आता है तो हमारा ही होगा। तो इनके कारण बहुत टेंशन होती थी। फिर सबसे बड़ा जो हम कब से बात कर रहे हैं कि एक गोली ने स्टार्ट किया, इमीडिएट कॉज असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड, जिसको साराजेवो क्राइसिस भी कहा जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो 28 जून 1914 को आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड जो थे ऑस्ट्रिया हंगरी के जो हेयर थे, मतलब थ्रोन के सक्सेसर थे, वो अगले राजा बनने वाले थे, उनका असैसिनेशन हो गया था। कहां पे? साराजेवो में। इसीलिए इसको साराजेवो क्राइसिस कहा जाता है। किसके द्वारा? सॉरी, गैव्रिलो प्रिंसिप, जो कि ब्लैक हैंड ग्रुप के मेंबर थे। और वो जो ब्लैक हैंड ग्रुप था बच्चों, वो जो ब्लैक हैंड ग्रुप था वो सर्बिया का नेशनलिस्ट ग्रुप था, और इनमें लड़ाई तो पहले से चल रही थी। तो इनको लगा कि सर्बिया ने जानबूझ के हमारे साथ ऐसा किया ऑस्ट्रिया हंगरी ने, और इससे एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ। क्या चेन रिएक्शन स्टार्ट हुआ? ऑस्ट्रिया हंगरी ने सर्बिया पे अल्टीमेटम इशू कर दिया कि भाई तुमने हमारे राजा को मारा है तो तुम्हें भी अब लेंगे। सर्बिया ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, और इसके कारण ऑस्ट्रिया हंगरी ने वॉर डिक्लेयर कर दिया सर्बिया पे 28 जुलाई 1914 को। यहीं से वर्ल्ड वॉर की कहानी शुरू होती है। और सिस्टम ऑफ अलायंस था, ये आपको पता है। तो ऑस्ट्रिया हंगरी के साथ जितने भी लोग थे, रशिया, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, सबको धीरे धीरे वॉर में कूदना पड़ा कि तुम उसकी मदद कर रहे हो, हम उसकी कर रहे हैं, तुम उसकी कर रहे हो। जैसे दो लोगों में लड़ाई हो गई, एक दूसरे को जानते हैं, जैसे मेरी लड़ाई हो गई और मेरा क्लासमेट है, उसकी लड़ाई हो गई। तो अब क्योंकि मेरी लड़ाई हुई है तो मेरा दोस्त आएगा, उसकी लड़ाई है तो उसका दोस्त आएगा, ऐसे करते 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 सारे लोग इकट्ठा हो गए, और फिर यहीं से वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई। फिर वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ। आपके कोर्स में इतना ही है, वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ फाइनली, किसी तरीके से वर्ल्ड वॉर वन खत्म हुआ। और किसने वर्ल्ड वॉर जीता? ब्रिटेन ने जीता था, ठीक है। ब्रिटेन, एक्सिस पावर और एलाइड पावर्स की बात होती है, तो एक्सिस पावर ने जीता था, और ब्रिटेन ने जर्मनी पे, और मेनली जर्मनी पे ही, क्योंकि जर्मनी उस वक्त वॉर में बहुत बड़ा प्लेयर बन चुका था, उनके साथ एक ट्रीटी में आया जिसे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस कहा गया। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस को यह भी कहा जाता है कि वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो स्टार्ट हुआ था उसका मेन रीजन ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ही था। तो आइए जानते हैं क्या था ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस। ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस वाज साइंड ऑन 28 जून 1919, मतलब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ, मार्किंग द फॉर्मल एंड ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। It was signed between Allied powers and Germany at the Palace of Versailles in France। तो आपको ये दिख रहा है कि, आपको ये बात दिख रहा होगा साफ साफ कि हारे तो बाकी लोग भी थे, पर सबसे हार्श सिचुएशन, सबसे हार्श कंडीशन, सबसे हार्श ट्रीटी जो दी गई थी वो जर्मनी को दी गई थी, और इसीलिए जर्मनी आखिरी में बौखला गया था और उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट किया। जब हम सेकेंड वर्ल्ड वॉर पढ़ेंगे तो हम इसको डिस्कस जरूर करने वाले हैं। द ट्रीटी इम्पोज सीवियर टर्म्स, देखिए यहाँ पे लिखा है ऑन जर्मनी एंड इज ऑफन साइटेड एज अ कॉज ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तो जब आप अगले चैप्टर में वर्ल्ड वॉर टू का कॉज पढ़ेंगे तो आप ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस जरूर पढ़ेंगे। कहा जाता है कि किसी को बांधो पर इतना ना बांध दो, इतना ना परेशान कर दो कि वो टूट जाए, पागल हो जाए। तो जर्मनी पागल ही हो चुका था उस टाइम। तो मेन टर्म्स क्या थे ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस के? सबसे पहला टेरिटोरियल लॉस, जर्मनी ने बहुत कुछ जीत के रखा था और बहुत कुछ उसके पास पहले से भी था, पर एलाइड पावर्स ने वो भी ले लिया। क्या कहा? जर्मनी लॉस्ट सिग्निफिकेंट टेरिटरीज, अल्सैस लोरेन वाज रिटर्न टू फ्रांस, फ्रांस को रिटर्न कर दिया गया। यूपीन एल मालमेडी वर गिवन टू बेल्जियम, इनके खुद के एरिया भी दे दिए जा रहे थे। पोसन एंड पार्ट्स ऑफ वेस्ट प्रूशिया वर गिवन टू पोलैंड, क्रिएटिंग द पोलिश कॉरिडोर टू सी। इसमें इनका कोई हाथ नहीं था, इनका कोई हाथ नहीं था। दिक्कत क्या थी कि कई सारी चीजें ये पहले से जीत के रखे थे,
कई सारी चीजें इनकी पहले से थी, वर्ल्ड वॉर वन स्टार्ट होने के पहले से थी, और वो भी इन्हें दे दिया गया। तो इसलिए बहुत बौखला गए थे। और इसी इसी को रीजन दिया जाता है जन्म का। किसके जन्म का बच्चों? इसका जन्म हिटलर के जन्म का ये रीजन दिया जाता है। अगला, सार बेसिन। सार बेसिन बहुत इंपॉर्टेंट जगह थी। सार बेसिन वॉज प्लेस्ड अंडर लीग ऑफ नेशंस कंट्रोल। लीग ऑफ नेशंस प्रिकर्सर थे यूनाइटेड नेशन के, दो बहुत पावरफुल नहीं थे, कोई भी काम नहीं करते थे, पर लीग ऑफ नेशन बना दिया गया था। और लीग ऑफ नेशन उन्हीं के द्वारा बनाया गया था, उसके मेंबर्स वही थे जिन्होंने वर्ल्ड वॉर वन जीता था। तो लीग ऑफ नेशन बहुत पावरफुल नहीं था, बस एक बना दिया गया था नेम से के लिए, कठपुतली थी वो, ठीक है। विथ इट्स कोल माइंस गिवन टू फ्रांस फॉर 15 ईयर। देखिए जर्मनी का कितना लॉस हो रहा था, 15 साल के लिए फ्रांस को दे दिया, उनसे पैसा आ रहा था जर्मनी को। और डैंजिंग जो है उसको फ्री सिटी डिक्लेयर कर दी गई लीग ऑफ नेशंस के अंडर। सारी ओवरसीज कॉलोनी जो जर्मनी की थी वो ले ली गई और डिस्ट्रीब्यूट कर दी गई, किसमें? एलाइड पावर्स में। अब बताइए, अब जर्मनी बौखलाएगा नहीं तो क्या होगा? ठीक है गलत थे, पर उसको इतना दबा दिया गया था, कुचल दिया गया था कि वो घबरा चुका था। अब मिलिट्री रेस्ट्रिक्शंस क्या थी ये भी देखिए, सिर्फ टेरिटोरियल रेस्ट्रिक्शन नहीं, मिलिट्री रेस्ट्रिक्शन भी इन पे डाली गई। जर्मनी आर्मी को लिमिटेड कर दिया गया था 100,000 सोल्जर को। कंस्क्रिप्शन, मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस बैन हो गई थी। अभी भी आप देखेंगे साउथ कोरिया में कई जगहों पे मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस होती है, मतलब कोई भी बंदा कोई भी काम कर रहा है उसको 2 से 3 साल मिलिट्री में अपना देना ही पड़ेगा। नॉट ऑन द फ्रंट लाइन्स, बट आपको मिलिट्री में सर्विस देनी पड़ेगी। इसको बैन कर दिया गया था, ठीक। और जर्मनी वाज फॉरबिडन फ्रॉम हैविंग टैंक्स, सबमरीन्स एंड एन एयरफोर्स। मतलब उसको निहत्था छोड़ दिया गया था कि जाओ भाड़ में जाओ, मर जाओ, एकदम बस रहो हमारे रहमो कर्म पे पलो। राइनलैंड जो था, राइनलैंड वाज टू बी डीमिलिटराइज्ड एंड एलाइड ट्रूप्स वर स्टेशन्ड देयर। सिर्फ डीमिलिटराइज नहीं, कहे कि एलाइड के ट्रूप्स वहां रहेंगे। और एक वॉर गिल्ड क्लॉज आया था आर्टिकल 231 में। आर्टिकल 231 में एक वॉर गिल्ड क्लॉज आया था जहां पे जर्मनी को फोर्स किया गया एक्सेप्ट करने के लिए फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर कॉजिंग द वॉर। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी की थी, जबकि आपने पढ़ा ऑस्ट्रिया हंगरी ने स्टार्ट किया था, बट ठीक है, ठीक। दिस क्लॉज कॉज डीप रिजेंटमेंट अमंग जर्मन्स। जर्मन्स गरमा गए कि भाई साहब एक तो इतना कुछ कर रहा हो, ऊपर से पूरे वर्ल्ड में हमारी छीछी कर रहे हो, हमारी छीछी कर रहे हो। तो रिपेरेशंस क्या हुआ, क्या क्या जर्मनी ने किया? सिर्फ देखिए टेरिटोरियल लॉस हुआ, मिलिट्री रिस्ट्रिक्शंस हुआ, उसके बाद भी नाटक देखिए। जर्मनी वाज रिक्वायर्ड टू पे रेपरेशंस, कंपेंसेशन फॉर वॉर डैमेज। कितना? 33 बिलियन डॉलर्स। किनको? अलाइड कंट्रीज को। लीग ऑफ नेशंस का फॉर्मेशन हुआ, और इस ट्रीटी के कारण लीग ऑफ नेशंस बना, जिसका काम था वर्ल्ड पीस मेंटेन करना। वो कर नहीं पाया, कर नहीं पाया। जब वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ तो लीग ऑफ नेशंस कुछ किया नहीं, उसमें खाली हल्ला करता रह गया। However, Germany was not allowed to join the leagues. अब ये देखिए पीस के लिए है, पर जो हारा है, जिसपे आप सब कुछ दबाव डाल रहे हैं, उस लीग को भी नहीं ज्वाइन कर सकता। तो ये कैसी बात है? अब ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स का इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट तो बेसिकली वर्ल्ड वॉर 2 ही था, बट आइए देखते हैं पॉलिटिकल इंपैक्ट क्या हुआ। ट्रीटी कॉज्ड ह्यूमिलिएशन, बेइज्जती हो गई थी, जर्मन वाले गुस्सा हो गए थे। जो वीमार रिपब्लिक था जिसने ट्रीटी साइन की, वो वहां का क्या कहते हैं उसको, ग्रुप था, जैसे कांग्रेस बीजेपी है वैसे ही ग्रुप था, मैं नाम नहीं याद आ रहा, पॉलिटिकल पार्टी, वो हाईली अनपॉपुलर हो गई। तो अब किसी नए को आना था, तो कौन आए थे? हिटलर भैया आए थे। वॉर गिल्ड क्लॉज के कारण इनके अंदर एक इनजस्टिस का सेंस आ गया था, और अधिकतर जर्मन को रिफर किया जाता था डिक्टाट की तरफ। इनको डिक्टाट लगता था कि ये पीस है नहीं, ये खाली डिक्टेट कर रहे हैं, डिक्टेटरशिप है, ये जबरदस्ती का पीस है, हमें तो पीस नहीं मिल रहा है, हमारा तो पीस भी छीन लिया गया, वो मेरी नींद मेरा चैन मुझे लौटा दो, ठीक। फिर इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या हुआ? जो रिपेरेशन थे, लॉस ऑफ टेरिटरीज थी, इससे सीवियर इकोनॉमिक क्राइसिस आई जर्मनी में। सिर्फ यही नहीं हुआ ना, 33 बिलियन डॉलर तो ले ही रहे थे, इनका कोल माइन दे दिए, इनका जितना भी क्या कहते हैं, जहां जहां पे इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी वो भी छीन लिए। तो पैसा आने ही नहीं दे रहे थे, तो दोगे कहां से? तो इकोनॉमिक क्राइसिस तो होनी है, ठीक। हाइपर इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, जर्मन इकोनॉमी डूब चुकी थी। और फिर यहां से राइज हुआ एक्सट्रीमिज्म का। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के हार्श टर्म के कारण नेशनलिज्म, देश की भावना बहुत ही ज्यादा जाग चुकी थी, जिससे एक्सट्रीमिस्ट पार्टीज आ गई। कौन सी? अडोल्फ हिटलर भाई साहब की नाजी पार्टी आई, जिसने प्रॉमिस किया कि ट्रीटी को ओवरथ्रो करेंगे और जर्मनी का रोला, जर्मनी का टोरा, जर्मनी का ऑरा वापस से प्लस प्लस में करेंगे।
ठीक है, और यहां से लास्टिंग पीस फेल हो चुका था क्योंकि ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस गलत थी, हम अभी भी मानते हैं। ट्रीटी टू हार्श, सही बात है, कई सारे लोगों ने देखा कि भाई साहब गलत है, किसी को लगा कि बहुत लीनियंट है, जिनको नुकसान हो रहा था, जिनको कम फायदा दिख रहा था, कर रहा था और खींच लो और खींच लो। ठीक, जर्मनी में रिसेंटमेंट था, डिससेटिस्फैक्शन था, और बाकी कंट्री जैसे इटली, जापान, इन्होंने वर्ल्ड वॉर टू, ये भी और गरमा रहे थे, आग में घी डाल रहे थे, इसके कारण भी वर्ल्ड वॉर टू हुआ। यूरोपियन बाउंड्रीज वापस से रीड्रॉ हुई, जिसके कारण नई कंट्रीज बनी, कौन सी? पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया आज भी है, कई सारे लोग देख लीजिए, चेकोस्लोवाकिया की स्पेलिंग आपको आती नहीं होगी, और यूगोस्लाविया। ठीक, कई सारे एथनिक ग्रुप्स अपने आप को नए स्टेट में पाए जहां पे वो माइनॉरिटीज में थे। ठीक है, जिससे आगे की टेंशन बढ़ी, कम्युनल टेंशन बढ़ी, इथनिक टेंशन पहले से थी। तो कंक्लूड हम यही करते हैं कि वर्ल्ड वॉर वन तो चालू हुआ था एक बंदूक की गोली से, थोड़े थोड़े टेंशन थे, पर वर्ल्ड वॉर टू चालू हुआ था वर्ल्ड वॉर वन के खत्म होने के कारण। जो ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस थी, अगर वो इतनी हार्श नहीं होती, इतनी वन साइडेड नहीं होती, तो वर्ल्ड वॉर टू कभी स्टार्ट ही नहीं होता। ठीक है, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस ही मेन रीजन था जिसके कारण वर्ल्ड वॉर टू स्टार्ट हुआ। और वर्ल्ड वॉर टू का हमें क्या फायदा होता है? वर्ल्ड वॉर टू के कारण ही हम कह सकते हैं कि हम आजाद हुए थे। ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन ने, इंडिया ने बहुत साथ दिया था ब्रिटेन का, पर वर्ल्ड वॉर टू ने हमारी बहुत हेल्प की आजाद होने में, इवन दो उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा पूरे वर्ल्ड पे, बट वर्ल्ड वॉर वन टू ने हमारी बहुत ही मदद की। तो इन कंक्लूजन, ट्रीटी ऑफ वर्साइलेस एम टू वीकेन जर्मनी एंड प्रिवेंट अनदर वॉर। मन तो इनका यही था, बट इसका इतना कठिन टर्म था। बात होती है ना कि हम पनिश करना चाहते हैं ताकि वो अपनी गलतियों से सीखे, पर पनिशमेंट ऐसी नहीं होनी चाहिए कि न जी सका हूं ना मैं मर रहा, मतलब इतने ज्यादा हार्श टर्म नहीं होनी चाहिए कि अगली बार से उसको लगे ना कि चलो ठीक है मारेंगे ही ना। एक बच्चा था, मुझसे मिले थे, तो हम कहा यार तुम्हारा मार्क्स नहीं आ रहा है, घर वाले मारेंगे नहीं? डरने लग, कह रहे सर मारेंगे ही ना, कितना मार लेंगे? इसका मतलब मार 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 खा खा के लतीहर हो गया था। तो इतना नहीं कर देना चाहिए, पनिश करना चाहिए, बट अप टू अ लेवल। इतना पनिश मत कर दीजिए कि बच्चे को समझे में ना आए कि पनिशमेंट क्या होती है, रोज का हो गया हमारा। ठीक है, उसको खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ नहीं होना चाहिए, खौफ एक बार होगा तो काम गड़बड़ है। तो जिससे हार्श टर्म यहां भी आपको दिखे, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, रिसेंटमेंट हुआ जर्मनी में, और एंश्योरिंग लास्टिंग पीस की जगह क्या हुआ? ये फाउंडेशन हो गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपने अंत तक देखा है तो लाइक करें, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं। आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और एक हाइप पॉइंट्स का ऑप्शन है, वीडियो को हाइप जरूर करें, कमेंट में हमें बताइएगा कैसा लगा। एंड विल बी मीटिंग विद द नेक्स्ट वीडियो ऑफ वर्ल्ड वॉर टू। तब तक के लिए जय श्री राम, बाय बाय।